Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं, खास तौर पर तमिलनाडु में ब्रिटिश राज के शुरुआती विरोधों पर। जी, हमारा फोकस रहेगा 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत के पलायक्कर विद्रोहों पर। हाँ, ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हुए पहले बड़े और संगठित प्रतिरोधों में से थे। ये बात सही है। अच्छा। और देखिए, इस पूरी चर्चा का आधार है तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 12 की इतिहास की किताब अध्याय 9 और उससे जुड़े जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। ठीक है। हमारा मकसद सीधा सा है कि ये पलायकर व्यवस्था असल में थी क्या। पुलिथेवर, वीर पांडे कट्टबोमन, मरुदुभाई, ये जो बड़े नाम हैं, इन्होंने क्यों और कैसे बगावत की और नतीजा क्या निकला इन सबका? बिल्कुल, और नतीजा क्या निकला, हम तिरुचिरापल्ली उद्घोषणा जैसे अहम दस्तावेजों और घटनाओं पर भी जरा विस्तार से बात करेंगे आज। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खित्ती ताकतें थीं, वो अपनी आज़ादी बचाने में लगी थीं और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। सही। और ये भी कि क्यों इन शुरुआती विद्रोहों को हम बाद की बड़ी लड़ाइयों की शायद एक तरह की आहट मान सकते हैं। मान सकते हैं, बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पलायक्कर थे कौन, ये व्यवस्था क्या थी? जरा यहाँ से शुरू करें। जरूर। तो देखिए, ये जो पलायम शब्द है ना, इसका मतलब होता है कोई इलाका या कोई किला या फिर एक छोटा सा मिलिट्री कैंप। अच्छा। और इन पलायमों के जो मुखिया होते थे उन्हें कहते थे पलायक्कर। अंग्रेजों ने इन्हें पोलीगर कहना शुरू कर दिया। पोलीगर, हाँ, ये नाम सुना है। जी, ये व्यवस्था असल में विजयनगर साम्राज्य के समय की है। उन्होंने इसे काकतीय राज्य से सीखा था, ऐसा माना जाता है। अच्छा, विजयनगर से आई है। हाँ, इन पलायकरों को उनकी मिलिट्री सर्विस के बदले में जमीनें या इलाके दिए जाते थे। तो मतलब ये सिर्फ जमींदार जैसे नहीं थे, इनके पास फौजी जिम्मेदारियां भी थी। हाँ, बिल्कुल। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री दोनों तरह के काम थे, जैसे अपने इलाके में टैक्स इकट्ठा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, और जब जरूरत पड़े तो अपने राजा या नायक को फौजी मदद देना, टुकड़ियां भेजना। ठीक है। इसके अलावा वो एक कवल नाम का शुल्क भी लेते थे। इसे आप एक तरह का पुलिस टैक्स समझ सकते हैं इलाके की सुरक्षा के लिए। कवल शुल्क, ठीक है। और हुआ ये कि जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो खासकर दक्षिणी तमिलनाडु में ये पलायकर बहुत ताकतवर हो गए अपने अपने इलाकों में। अच्छा। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो सिस्टम था, ये लोकल ऑटोनॉमी मतलब स्थानीय स्वायत्तता का एक प्रतीक बन गया था। बिल्कुल। पलायकर अपने इलाकों में काफी हद तक आजाद थे और यहीं से फिर टकराव की गुंजाइश बनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना असर बढ़ाना शुरू किया। सही पकड़ा? कंपनी चाहती थी कि ये सब सरदार उसके मातहत आ जाएं, उनसे टैक्स वसूलें, जिसे वो श्रद्धांजलि कहते थे, जो पलायकरों को मंजूर नहीं था। जाहिर है, उन्हें क्यों मंजूर होता। इसी टकराव का पहला बड़ा उदाहरण हमें मिलता है पुलिथेवर के प्रतिरोध में। पुलिथेवर, हाँ, इनके बारे में बताइए। पुलिथेवर तिरुनेलवेली के पास एक जगह है, नीलकाट्टुमसाविल। हाँ। वहां के पलायक्कर थे और पश्चिमी इलाके के पलायक्करों में इनका बड़ा दबदबा था। इन्होंने आरकाट के नवाब थे मोहम्मद अली, जिनका अंग्रेजों से गठजोड़ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की सत्ता मानने से साफ इनकार कर दिया। यानी सीधी टक्कर ले ली अंग्रेजों और उनके साथी नवाब से। हाँ, सीधी टक्कर। अब नवाब ने अंग्रेजों से मदद मांगी। मार्च 1755 में कर्नल हेरॉन के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई पुलिथेवर के खिलाफ। तो क्या हुआ? लेकिन पुलिथेवर ने न सिर्फ उनका सामना किया, बल्कि कर्नल हेरॉन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ। बाद में कंपनी ने यूसुफ खान को भेजा। इन्हें खान साहेब या मरुधनायगम भी कहते हैं। ये काफी काबिल कमांडर माने जाते थे। यूसुफ खान, ठीक है। इनको भेजा गया पुलिथेवर से निपटने के लिए। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है ना कि पुलिथेवर अकेले नहीं लड़े, उन्होंने कोशिश की कि सब मिलकर लड़े। बिल्कुल सही। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा, एक तरह का संघ बनाने की कोशिश की, पश्चिमी पलायकरों को जोड़ने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मैसूर के हैदर अली और फ्रांसीसियों से भी मदद मांगी थी। अच्छा, पर मिली मदद? मिली नहीं। उस वक्त हैदर अली मराठों के साथ उलझे हुआ थे और फ्रांसीसी भी सीधी मदद करने की हालत में नहीं थे। लेकिन ये कोशिश ही अपने आप में बहुत अहम है। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में भी ये समझ थी
कि बाहरी ताकत का सामना मिलकर करना होगा। सही कहा। खैर, यूसुफ खान ने काफी संघर्ष किया और मई 1761 में पुलिथेवर के 3 खास किले थे, नेलकाटुमसेवल, वासुदेव नाल्लूर और पनयूर, उन पर कब्जा कर लिया। ओहो। पुलिथेवर कुछ समय के लिए गायब हो गए, मतलब अंडरग्राउंड चले गए, लेकिन 1764 में लौटे और फिर से नेलकाटुमसेवल पे कब्जा कर लिया। फिर से? हाँ, पर आखिर में 1767 में कैप्टन कैंपबेल ने उन्हें हरा दिया। और फिर क्या हुआ उनका? कहा जाता है कि बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और शायद फांसी दे दी गई। हालांकि उनकी मौत कैसे हुई, इस पर थोड़ी मिस्ट्री भी है। पुलिथेवर का प्रतिरोध भले ही अंत में सफल ना हो, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बना। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और बड़ा नाम है वीर पांड्य कट्टुबोम्मन का। हाँ, वीर पांडे कट्टुबोम्मन। ये पंचालनपुरीची के पलायक कर थे। कंपनी के साथ इनका झगड़ा शुरू हुआ मुख्य रूप से किस्त को लेकर, मतलब श्रद्धांजलि की रकम। टैक्स का मामला। हाँ, 1792 में कंपनी ने आरकाट के नवाब के साथ एक संधि की थी, जिससे पलायक करों से टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया। अच्छा। और कंपनी इसे बड़ी सख्ती से लागू करना चाहती थी। 1798 आते आते कट्टुबोम्मन पर 3310 पगोड़ा का बकाया बताया गया। पगोड़ा उस समय सोने का सिक्का होता था। 3310 पगोड़ा? जी, ये तो काफी रकम रही होगी। हाँ। और इस बकाया वसूली के तरीके ने ही मतलब मामले को बिगाड़ दिया। कैसे? क्या हुआ था? उस समय कलेक्टर था W.C. जैक्सन। बड़ा अहंकारी और सख्त मिजाज का अफसर था वो। उसने कट्टुबोम्मन को कई बेइज्जती भरे खत लिखे और सितंबर 1798 में रामनाथपुरम में पेश होने का हुक्म दिया। कट्टुबोम्मन गए, लेकिन वहां उनके साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्हें और उनके मंत्री शिव सुब्रमण्य पिल्लई को जैक्सन के सामने घंटों खड़ा रखा गया था। जी हाँ, 3 घंटे तक। ये तो सरासर अपमान था। बिल्कुल। जब कट्टुबोम्मन को लगा कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, तो उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की। किले के दरवाजे पर झड़प हो गई। ओहो। जिसमें लेफ्टिनेंट क्लार्क समेत कुछ लोग मारे गए। मंत्री शिव सुब्रमण्य पिल्लई को तो गिरफ्तार कर लिया गया, पर कट्टुबोम्मन किसी तरह बच निकले। तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा, अब ये तो इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई बन गई थी। बिल्कुल। कट्टुबोम्मन ने क्या किया इसके बाद? पांचालापुरीची लौटकर कट्टुबोम्मन ने सीधे मद्रास काउंसिल को खत लिखा और पूरी बात बताई कि जैक्सन ने कैसा बर्ताव किया। अच्छा, शिकायत की। हाँ। काउंसिल ने फिर एक कमिटी बनाई। विलियम ब्राउन, विलियम ओरम और जॉन कासा मेजर थे उसमें। कमिटी ने कट्टुबोम्मन को पेश होने को कहा। वो पेश हुए? हाँ, कट्टुबोम्मन पेश हुए और कमिटी ने जांच के बाद पाया कि कट्टुबोम्मन असल में दोषी नहीं थे। वो तो जानबूझकर किए जा रहे अपमान से बचने की कोशिश कर रहे थे। यानी कट्टुबोम्मन सही साबित हुए? हाँ, जैक्सन को दोषी पाया गया और उसे बर्खास्त कर दिया गया। एसआर लक्शिंगटन को नया कलेक्टर बनाया और शिव सुब्रमण्य पिल्लई को भी रिहा कर दिया गया। तो एक तरह से कट्टुबोम्मन की जीत हुई इसमें। लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं, पूरी तरह नहीं। मामला शांत जरूर हुआ। कट्टुबोम्मन ने बकाया रकम में से ज्यादातर चुका भी दी, सिवाय 10,080 पगोड़ा के। पर इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई। क्या? शिवगंगा के मरुदु पांड्यन, डिंडीगुल के गोपाल नायक, आनाई मलाई के यदुल नायक, ये सब नेता मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक दक्षिण भारतीय संघ बना रहे थे। अच्छा, एक और मोर्चा। हाँ, और कट्टुबोम्मन भी इस संघ से जुड़ गए। तो मतलब अब ये विरोध ज्यादा संगठित हो रहा था। जी। फिर एक घटना हुई जिसने अंग्रेजों को कट्टुबोम्मन के खिलाफ कार्रवाई का जैसे बहाना दे दिया। क्या घटना थी वो? कट्टुबोम्मन ने शिवगिरी के पलायकर पर अपना असर डालने की कोशिश की। लेकिन शिवगिरी का पलायकर कंपनी का वफादार था। उसने कंपनी से मदद मांग ली। कंपनी ने इसे अपनी सत्ता को सीधी चुनौती माना। अच्छा, ये बहाना मिल गया उनको। हाँ। मई 1799 में लॉर्ड वेलेस्ले ने तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और मदुरई से सेनाएं भेज दी कट्टुबोम्मन के खिलाफ। मेजर बैनामैन को कमांडर बनाया गया। और फिर युद्ध ही समझिए। 1 सितंबर 1799 को कट्टुबोम्मन को सरेंडर करने को कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया। बैनामैन ने पांचालमपुरीची के किले पर हमला कर दिया। 5 सितंबर तक पूरा किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। कट्टुबोम्मन भाग निकले, पुदुकट्टई के जंगलों में छिप गए। बच गए? बच तो गए, लेकिन पुदुकट्टई के राजा थे एट्टप्पा नायक। उन्होंने गद्दारी की और कट्टुबोम्मन को पकड़वा दिया। विश्वासघात, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, बहुत। कट्टुबोम्मन पर फिर एक दिखावे का मुकदमा चला और 16 अक्टूबर 1799 को कयाथार नाम की जगह पर बाकी पलायकरों के सामने
उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सबके सामने डराने के लिए। शायद यही मकसद रहा होगा। उनके मंत्री शिव सुब्रमण्य पिल्लई को भी पहले ही 13 सितंबर को नागलापुरम में सिरकलम करके मार दिया गया था। कट्टाबोम्मन की कहानी आज भी तमिलनाडु में लोक गीतों में, कथाओं में जिंदा है। उनकी बहादुरी, उनकी शहादत उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक बनाती है। सच है? लेकिन क्या उनके बाद ये प्रतिरोध खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भड़क उठा। अच्छा? कट्टाबोम्मन की फांसी के बाद शुरू हुआ दक्षिण भारतीय विद्रोह 1800-1801। इसे दूसरा पलैक्कर युद्ध भी कहते हैं, और इसका नेतृत्व किया मुख्य रूप से शिवगंगा के मरुदु भाइयों ने। मरुदु भाई? वही जिनके संग से कट्टाबोम्मन जुड़े थे? जी हाँ, वही। बड़े भाई पेरिया मरुदु, जिन्हें वेल मरुदु भी कहते थे, और छोटे भाई चिन्ना मरुदु। ये विद्रोह पहले वाले से ज्यादा फैला हुआ था। कैसे? कौन कौन शामिल थे इसमें? इसमें कट्टाबोम्मन के भाई उमुथरे और सेवईदैया भी शामिल थे। वो पलायमकुट्टे जेल से भाग निकले थे। अच्छा। उनके अलावा डिंडीगुल, मालाबार, मैसूर, यहाँ के भी कई विद्रोही नेता इसमें शामिल हो गए थे। ये तो काफी बड़ा संगठन लग रहा है। हाँ, फरवरी 1801 में उमथुरई और सेवेथैया ने पांचालमपुरीची के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। 8 महीने में उसे दोबारा खड़ा भी कर दिया। कमाल है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे फिर जीत लिया और इस बार किले को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। इस विद्रोह की सबसे खास बात क्या मानी जाती है? मेरे ख्याल से सबसे खास बात थी जून 1801 में जारी की गई तिरुचिरापल्ली उद्घोषणा। तिरुचिरापल्ली उद्घोषणा, ये क्या थी? इसे मरुदु भाइयों ने जारी किया था। त्रिची में नवाब के महल की दीवार पर और श्रीरंगम मंदिर की दीवार पर इसे चिपकाया गया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का एक जबरदस्त आह्वान था। इसमें ऐसा क्या लिखा था? मतलब क्या खासियत थी इसकी? खासियत ये थी कि इस घोषणा में जाति, धर्म, पंथ, इन सब भेदों को भुलाकर सभी भारतीयों से अपील की गई थी कि वो एक हो जाएं और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालें। सभी भारतीयों से? 1801 में? जी हाँ, 1801 में। इसमें अंग्रेजों पर वादा खिलाफी करने और देश को लूटने का आरोप लगाया गया था। सोचिए, उस जमाने में जब जाति और धर्म की दीवारें इतनी मजबूत थीं, ये घोषणा कह रही थी कि अंग्रेजों के खिलाफ हम सब एक हैं। वाकई, ये तो अपने समय से बहुत आगे की सोच लगती है। इसे तो हम शुरुआती राष्ट्रवादी भावना का एक दस्तावेज कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक अपील नहीं थी, ये उस वक्त के समाज के लिए एक बहुत बड़ी, शायद वक्त से बहुत आगे की बात थी। लेकिन क्या इस अपील का असर हुआ? विद्रोह कहाँ तक फैला? असर हुआ। विद्रोह तेजी से रामनाड और मदुरै तक फैल गया। विद्रोही तंजावुर और त्रिची तक पहुंच गए। कोयम्बटूर में भी हमले हुए। चिन्ना मरुदु ने करीब 20,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। 20,000 लोग? ये तो बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत लगा दी। बंगाल, सीलोन, मलाया, वहां से भी सेनाएं बुलाई गईं। कर्नल एग्नियो और कर्नल इनेस जैसे काबिल अफसरों ने विद्रोह को कुचलने की कमान संभाली। तो फिर नतीजा वही हुआ। बेहतर हथियार, बेहतर संगठन और विद्रोहियों में आपसी समन्वय की कमी। इन वजहों से विद्रोही ज्यादा देर टिक नहीं पाए। यानी इस बार भी अंत दुखद ही रहा। हाँ, शिवगंगा मई 1801 में अंग्रेजों के हाथ चला गया। मरुद भाइयों को अक्टूबर 1801 में तिरुपथुर किले में फांसी दे दी गई। उमथुरई और सेवेथैया को पकड़कर 16 नवंबर 1801 को पंचालमपुरीची में सिरकलम कर दिया गया। और करीब 73 दूसरे विद्रोहियों को पकड़कर मलाया भेज दिया गया, पेनांग, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड भी कहते थे। वो देश निकाला दे दिया। ये तो बहुत ही क्रूर दमन था। बिल्कुल। तो इन सभी विद्रोहों का, पुलिथेवर से लेकर मरुदु भाइयों तक, कुल मिलाके नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत साफ था। अंग्रेजों ने पलायकरों की जो शक्ति थी उसे पूरी तरह से कुचल दिया। पलायन प्रणाली ही खत्म कर दी गई। खत्म ही कर दी? हाँ, सारे किले गिरा दिए गए। और सबसे अहम बात, 21 जुलाई 1801 को कर्नाटक संधि हुई। कर्नाटक संधि 1801, इसका क्या महत्व था? एक ब्रिटिश कंट्रोल। पलायकरों की जमीनें छीन ली गईं और उनकी जगह जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। तो हम कह सकते हैं कि इन विद्रोहों के दमन ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश राज की नींव को बहुत मजबूत कर दिया और जो स्थानीय स्वायत्ता थी उसका लगभग अंत हो गया। हाँ, यही हुआ। ये विद्रोह भले ही उस वक्त दबा दिए गए, लेकिन इनकी चिंगारी शायद बुझी नहीं। कट्टाबोम्मन और मरुदु भाइयों की कहानियां लोकगीतों में जिंदा रहीं। बिल्कुल। और यही कहानियां शायद 50 साल बाद 1857 में जो और बड़े पैमाने पर आग भड़की, उसके लिए ईंधन बनी। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल।
अब जब हमने पूरी कहानी समझ ली है तो थोड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समेट लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। आई, चिन्न और पेरिया, फिर यूसुफ खान साहिब या मरुधनायकम, कलेक्टर W.C. जैक्सन, मेजर बैनरमैन, कर्नल एग्नू, कर्नल इनेस और हाँ, थुरई और सेवेथिया। प्रमुख शब्दस्थान घटनाएं: पलायकर या पॉलीगर, पलायम व्यवस्था, वो कवल शुल्क, पगोडा जो मुद्रा थी, जगहें जैसे नेलकाट्टुम सिविल, पांचालम पुरीची, शिवगंगा, कयाथर जहां कटबुम्मन को फांसी हुई, तिरुपथुर जहां मरुदु भाइयों को फांसी हुई, और बेशक तिरुचिरापल्ली उद्घोषणा 1801, कर्नाटक संधि 1801 और कलैयार कोयल का युद्ध। ठीक है। ये हो गए प्रीलिम्स के लिए जरूरी पॉइंट्स। और मेंस परीक्षा के नजरिए से क्या बातें अहम है? मेंस के लिए हमें इन विद्रोहों को थोड़ा बड़े कैनवस पर देखना होगा। अच्छा, कैसे? पहला, ये 1857 के महाविद्रोह से पहले हुए महत्वपूर्ण जन प्रतिरोध मतलब पॉपुलर रेजिस्टेंस के उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि अंग्रेजी राज का विरोध शुरू से ही अलग अलग रूपों में हो रहा था। सही। दूसरा, ये विद्रोह औपनिवेशिक विस्तार यानी कोलोनियल एक्सपेंशन की प्रकृति को दिखाते हैं। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत की जो पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जैसे ये पलायक कर प्रणाली, उन्हें खत्म किया और अपना सीधा कंट्रोल जमाया। इसमें टैक्स की मांग, अपमानजनक व्यवहार, संधियों का उल्लंघन, ये सब शामिल था। तीसरा, इनकी असफलता के कारणों का विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। जैसे अलग अलग विद्रोही गुटों में तालमेल की कमी थी, लीडरशिप की अपनी सीमाएं थी, अंग्रेजों के पास बेहतर मिलिट्री रिसोर्स और स्ट्रैटेजी थी, और हाँ, कुछ स्थानीय शासकों का विश्वासघात भी। हाँ, वो पुदुकोट्टे के राजा वाली बात। जी। और चौथा, तिरुचिरापल्ली उद्घोषणा जैसी घटनाओं का महत्व समझना होगा। ये भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत बनी, वो एकता का आह्वान। बहुत अच्छे। तो आज हमने तमिलनाडु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए शुरुआती प्रतिरोध की कहानी को काफी गहराई से समझा। जी। पलयक्करों का संघर्ष सिर्फ कुछ स्थानीय सरदारों की बगावत नहीं थी, बल्कि ये उस बड़े टकराव का हिस्सा था जो उस समय शक्ल ले रहा था। भारत की पारंपरिक सत्ता संरचनाएं बनाम एक फैलती हुई औपनिवेशिक शक्ति। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने को छोड़ जाते हैं। सोचिए 1801 की वो तिरुचिरापल्ली उद्घोषणा, जिसने जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया था। जी। अगर वो कामयाब हो जाती, हाँ। अगर उस शुरुआती दौर में ही दक्षिण भारत में वैसी एकता बन पाती जैसी उस घोषणा में चाही गई थी, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.